हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए प्लस स्टडीज। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, आपकी अच्छी स्टडीज चल रही होंगी। हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है अपने परसेंटेज का। अभी तक बेटा हमने परसेंटेज में क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली हुई हैं। हमने बेसिक्स पढ़ लिया था, देन उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स पढ़ लिए थे और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज और उनके परसेंटेज का कन्वर्जन की चीजों को हमने लर्न किया था। आई होप सो बेटा वहां तक आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ आज बेटा हम प्रोसीड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, ठीक है ना। बेटा जितना हमने पढ़ा है उसके लिए हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है ना। और जो हमने पढ़ा है उसको किस तरह से अप्लाई करना है वो करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। बेटा ये एमसीक्यूज आपके सभी जेकेएसबी प्रीवियस ईयर सभी के लिए वैलिड है, मतलब प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम के हैं और ये सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए वैलिड है, चाहे वो रेलवे के हो, एसएससी के हो या जेकेएसबी का कोई भी एग्जाम हो। स्पेशली अभी के लिए हम टारगेट जेके पीएसआई को कर रहे हैं तो उसके लिए तो मोस्ट प्रोबेबली है ही है। अब बेटा हमारा जो ये फर्स्ट रहने वाला है इसमें हम टाइप 1 करेंगे। बेटा हमारी टाइप 1 में जो हमारा ये टाइप है, इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, इसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ परसेंटेज और उनके नेट इफेक्ट को पढ़ना है कि किस तरह से बेटा परसेंटेज हमारा इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो बताओ नेट इफेक्ट क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा इसमें ये चीज पूछी जाती है कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, उसमें क्या हुआ, एक क्वांटिटी को मैंने इंक्रीज किया, दूसरी क्वांटिटी को इंक्रीज किया, बताओ इन दोनों क्वांटिटी को इंक्रीज करने से नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें डील करना है, बट थोड़ा सा बेटा इसमें मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, कुछ बेसिक चीजें और थोड़ी सी बतानी पड़ेंगी, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा परसेंटेज में कन्वर्जन करना हमने सीख लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज की कन्वर्जन है उनको हमने लर्न भी रख लिया। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नंबर 1 से कि फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर क्वेश्चन में आपके पास दिया हो कि हमने क्या करा है, 20% का कहीं पे इंक्रीज करा, देन 50% का डिक्रीज करा, देन 16 2/3% का इंक्रीज करा, ठीक है ना। बात समझ आ गई। तो पूछ सकते हैं बेटा इन सब इंक्रीज या डिक्रीज करने का हमारे पास नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है ना, नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज हमें बेटा पूछा जा सकता है इसमें। अब नेट इफेक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ये जो 20% लिखा हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, अपने फ्रैक्शनल वैल्यू में। बेटा 20% का मेरे को पता है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ 1/5 यहाँ बेटा। अब बेटा ये जो 1/5 है ना, इसका मतलब क्या है, पहले सभी के लिख लेते हैं। 50% का मतलब क्या है, 1/2। 16 2/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो ये मुझे पता है कितने के इक्वल है, 1/6 के इक्वल। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे लिखा है कि 20% का इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। दैट मीन 20 का मतलब 1/5, इसका मतलब ये कि 5 में 1 का इंक्रीज हुआ है। 5 में 1 का अगर मैं इंक्रीज करूं तो क्या बन जाएगा, 6। बेटा इसको लिखना ऐसे, बात समझ आ गई, इसको लिखना ऐसे। देन 2 में 1 का इंक्रीज हुआ है, दैट मीन 2 में अगर 1 का इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना बन गया, 3। बेटा इंक्रीज नहीं है, सॉरी डिक्रीज है, ये इसको डिक्रीज कर लेते हैं। तो डिक्रीज है, इट मीन ये 1 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट लिखा है 16 2/3 का इंक्रीज है, दैट मीन 6 में 1 का इंक्रीज है। 6 में 1 का इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इस तरह से लिखा है। देन बेटा इनको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है आपस में। इनको अगर मैं सॉर्ट आउट करना चाहूं, सॉल्व करना चाहूं, एक तो तरीका मेरे पास ये भी है कि मैं जो ये ऑपोजिट वाले नंबर है ना, लाइक यहां पर और जो वहां पर लिखे हैं, इनको मैं कैंसिल आउट भी कर सकता हूं। 2 से मैं काट लू, ये हो गया 3, ठीक। और कुछ कटता है यहाँ पे, 3 2 से कट गया, और कुछ नहीं। दैट मीन 5 × 2 ये कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। और यहां पर कितना है, इधर सिर्फ 7 है, ठीक है ना। अब बेटा रिजल्टेंट वैल्यू में देखो, 10 में कितने का डिक्रीज करूं कि 7 आ जाए, दैट मीन -3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, 3/10, दैट मीन 10 का 3 कम करूंगा, 10 में से 3 कम करूंगा तो 7 बनेगा ना। यही हमारा फाइनल रिजल्ट था, ठीक। तो दैट मीन इसी को मुझे ऐसे लिखना है, 10 में कितना कम किया, 3 कम किया, तो ये मेरा रेशियो कहलाएगा। दैट मीन इसको काटूंगा, ओवरऑल परसेंटेज में कितना रेशियो, कितना चेंज आएगा, 30% का चेंज आएगा। और वो चेंज कैसा होगा कि ओवरऑल 30% वैल्यू कम हो जाएगी। आई होप सो ये चीज समझ आई है।
एक बारी मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन आपको दिया हो सकता है कि कोई एक नंबर है, उसको फर्स्ट मैंने 20 से इंक्रीज किया, फिर 50 से डिक्रीज किया, फिर 16 2/3 से इंक्रीज किया। इसमें पहला स्टेप क्या करना है, मेरे को तो इसकी कन्वर्जन पहले लिखनी आनी चाहिए। कन्वर्जन लिखने के लिए लाइक 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, 50% को 1/2 लिख सकता हूँ, और 16 2/3% को 1/6 लिख सकता हूँ। अब 20% का इंक्रीज मतलब इस बेस में जो ये ऊपर है ना न्यूमरेटर, इसका इंक्रीज, लाइक 5 में 1 का इंक्रीज हुआ, 5 में 1 का इंक्रीज हुआ तो 6, इसको लिखेंगे कैसे? सिमिलरली 50% का डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन बेस वाली वैल्यू में जो भी ऊपर लिखा है उसका माइनस करना है। 2 में 1 का माइनस किया तो 1 आ गया। फिर 16 2/3, दैट मीन 16 2/3 को 1/6 लिखते हैं परसेंट फ्रैक्शन में, दैट मीन बेस में 1 का डिक्रीज हुआ, 6 में 1 का डिक्रीज हुआ तो 7 आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लिख लेना है, देन इनका ओवरऑल वैल्यू, इनके बीच को मल्टीप्लाई, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। अब जो यहां से कट सकता है उसको काट लेंगे, काटेंगे तो जो ओवरऑल मेरे पास रिजल्ट निकलेंगे ना, इनको मैं कैसे लिख सकता हूं कि 10 में 3% क्या होगा, 3 रेशो का कमी हुई है, तो दैट मीन इसकी अगर परसेंटेज निकालूंगा 3/10 इंटू 100 करूंगा तो मेरे पास इजीली आंसर निकल आएगा 30%। आई होप सो बेटा ये चीज क्लियर हो जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये पूरा अच्छा अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? नाउ यहीं से बेटा नेक्स्ट चीज हम स्टार्ट करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है आप ले लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा यहीं से करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि 16 2/3% का इंक्रीज हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 16 2/3% को फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए, तो ये 1/6 होगा। फिर क्या दिया है, 12 1/2% का भी इंक्रीज है, दैट मीन 12 1/2% मुझे पता है 12.5, ये होता है 1/8। बेटा 16 2/3 का अगर इंक्रीज है, 16 2/3 का अगर इंक्रीज है, दैट मीन 6 में 1 का इंक्रीज होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, 6 में 1 का इंक्रीज, दैट मीन 7। 12.5 को रेशो 1/8 किया, दैट मीन 12.5 से अगर कोई चीज इंक्रीज हुई है, दैट मीन बेस में 8 में 1 का इंक्रीज हुआ, दैट मीन 8 से वो चीज क्या बन गई, 9 बन गई। देन क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है आपस में और रिजल्टेंट वैल्यू लिख देनी है। अगर कुछ कटता पिटता तो काट लो, ठीक है ना, कुछ कटता तो नहीं है, चेक करेंगे। 8 9 सा कितना होता है, 8 6 सा 48, इसको चेक करेंगे, 9 7 सा 63, कुछ कटता है इसमें, कुछ भी नहीं करता। क्लियर है ना? तो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूं तो इसमें ये कितने का इंक्रीज हो रहा है, देखो खुद पहली चीज तो, पहली बात तो इंक्रीज होगा, ठीक है ना, इंक्रीज कितना होगा बेटा, 83 में से 63 मुझे निकालना है। क्या करूं बेटा, इसमें भी मैं क्या करूं, इसको नियर बाय नंबर बनाने के लिए मैं क्या करूं, इसमें प्लस ऑन कर दूं या सिंपली माइनस कर लो, ठीक है ना। 63 में से 48 को अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 13 8, दैट मीन 5 आ गया यहाँ पे, दैट मीन कितने का आ गया यहाँ पे 1, दैट मीन 15 का इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? दैट मीन डिफरेंस कितना आ गया 15, 15 में इसको डिवाइड करेंगे 48 इंटू करेंगे 100। क्लियर है? 3 से कट जाएगा, 3 5 सा, ये कटेगा 3 1 सा, 6 सा 18, कितना आ रहा है 5 बाई, ये आ रहा है 5/16 इंटू 100। अब मैंने बेटा यहां से आपको कल एक चीज बताई थी, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूं, 5 1/16 इंटू 100। बेटा 1/16 की रेशियो की वैल्यू मैंने बताई थी, या आपके पास 6.25 होती है, उसी 6.25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखो बेटा इसको 6.25 को मैं 6 अलग लिख लूं और 0.25 अलग लिख लूं, बीच में प्लस कर दूं, 6 5 का कितना होता है 30, और 5 इंटू 1.25 ये होता है बेटा 1.25। एक सेकेंड, कितना होता है ये 1.25, तो ये कितना हो गया बेटा 31.25। दैट मीन अगर किसी एक नंबर में 16 2/3 का इंक्रीज किया और 12 1.2 का इंक्रीज किया, तो रिजल्टेंट जो इंक्रीज हो जाएगा ना वो 31.25% का इंक्रीज होगा। ठीक, आई होप सो ये चीज समझ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फ्लो बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता फ्लो बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो कन्वर्जन याद होना चाहिए, ये पिछली क्लास में मैंने बताया। देन इसको लिखते कैसे हैं, जो बेस है उसके ऊपर डिनोमिनेटर में जितना है
उसके ऊपर जितना है उसको प्लस कर लो, ठीक है ना, न्यूमिनेटर को प्लस कर लो तो वो आगे लिख लो। लाइक 6 में 1 का इंक्रीज हो रहा है तो 6 से 7 बन जाएगा, 8 में 1 का इंक्रीज हो रहा है तो 8 से वो 9 बन जाएगा। देन हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। और हाँ, अगर उनमें उन दोनों में कोई चीज कटती हो तो वो काट लेनी है, लाइक हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। इसमें ट्राई किया काटने का तो कुछ कटा नहीं, अच्छा कट सकता था, वैसे यहाँ पर भी कट सकता था, 3 के साथ कट सकता था, ठीक है ना, आप काट सकते हो 3 करके, 3 को लाइक काट से 3 2 जा 3 2 जा सॉरी 3 3 जा और 3 2 जा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्टली, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, 16 इसका आ जाएगा ना, 6 2 जा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 जा 21, तो यहाँ से डायरेक्टली निकल गई आपके पास इन दोनों का डिफरेंस, तो आप इट मीन 16 में कितना ज्यादा है, वो 5 ज्यादा है, तो इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं मैं 5 अपॉन में जो यहाँ पे होता है ना लेफ्ट में होता है 16 इंटू 100, तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे काटनी, मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे कटेगा, पर हाँ यहाँ पे कट भी रहा है, तो डायरेक्टली वैल्यू सॉल्व हो रही है, तो इसको डायरेक्टली हमने वहां पे बताया अभी कैसे सॉल्व करना है, 1/16 इंटू 100, आई मीन 1/16 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दे 5 इंटू 6.25, वैल्यू आ जाती है 31.25। ये चीज आई थिंक बेटा आपको क्लियर होगी, ट्राई करो जहां पे कटता हो काट लो, ठीक है ना, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी कम मतलब लाइक और सॉल्व हो जाएगी और रिजॉल्व हो जाएगी। आई होप सो बेटा ये 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी इसमें और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, लाइक हमारे पास अगर इस तरह से दिया हो क्वेश्चन कि मेरे पास कोई एक नंबर है उसमें पहले 37.5 का इंक्रीज हुआ, कितने का 37.5, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इनकी कन्वर्जन पता होना चाहिए, 37.5 अगर आपको याद होगा ये 0.5 वाली फैमिली इसमें होती थी आपके पास 1/8 वाले में होती थी, 1/8 का 12.5, फिर 3/8 का 37.5, फिर 3/8 देन 5/8 का आपके पास 62.5, फिर 7/8 का 87.5, ठीक है ना, तो ये क्या है 37 पॉइंट, ये है आपके पास 3/8, किसका ये 3/8 है, क्लियर है, इसका अगर रेशियो में इसका अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो 3/8 लिख सकता हूं। देन इसके बाद क्या है 9 1/9, बेटा 9 1/11, देखो 1/11 है ना, ये 1/11 वाली फैमिली का ही ये फर्स्ट वाला है, दैट मीन 1/11 परसेंटेज को बेटा मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता था 9.09%, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना फ्रैक्शन में, दैट मीन ये 1/11 ही दिया हुआ, क्लियर है। देन 12.1/2 इसको भी मैंने बताया, ये आपके पास 12.5 ही है, दैट मीन 12.5 परसेंटेज को मैं 1/8 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या है 11 1/9, देखो बेटा नीचे 1/9 दिया हुआ है, 1/9 दैट मीन ये 1/9 वाली फैमिली का होगा, और इसको मैं सॉल्व करूं ये 11.11 आएगा, 11.11%, और वो कितना होता था फ्रैक्शन में, वो 1/9 होता था। बेटा जो भी ये क्लास डायरेक्टली लेक्चर नंबर 3 से देखेगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, बट जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 से देखी है ये सब चीजें मैंने डिटेल में उनको बता रखी है कि कैसे निकालते हैं। देन है लास्ट में बेटा 20%, दैट मीन 20% को मैं सिंपली कैसे लिख सकता हूं, मैं 20% को लिख सकता हूं 1/5, ठीक है ना, 1/5 लिख सकता हूं डायरेक्टली। अब क्वेश्चन में है पहले 37.5 का इंक्रीज हुआ, कितना का इंक्रीज हुआ 13.57 का इंक्रीज हुआ, दैट मीन 37.5 को पहले फ्रैक्शन में लिखो, 8 में 3 का इंक्रीज हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 8 में 3 का इंक्रीज होगा तो 11 हो जाएगा, बात समझ आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट है 9 1/3, इसमें डिक्रीज है, दैट मीन ये कम हो रहा है, दैट मीन 11 में अगर 1 कम हो जाए, 11 में 1 कम हो जाए तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सिमिलरली 12 1/25 का इंक्रीज होना है, तो 12 1/2% आपके पास 1/8 होता है, 8 में 1 का इंक्रीज हो जाएगा, 8 से वो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। फिर 11 1/9, 11 1/9 का बेटा इंक्रीज हो रहा है, तो 9 से बेटा 1 इंक्रीज होगा तो 10 हो जाएगा, 9 से 1 इंक्रीज होगा तो 10 हो जाएगा। फिर 20% का दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो बेटा इंक्रीज हो रहा है तो वो 5 से कितना बन जाएगा, 5 से 6 बन जाएगा। ये करने के बाद क्या करना है, इन सब का मल्टीप्लाई करना है, और आपस में अगर कुछ कटता कुटता है तो वो काट लो। ट्राई करते हैं बेटा, देखो इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 तो कट गया, इसमें 9 इसमें 9 ये भी कट गया, और 5 2 जा कटेगा, 2 4 जा कट जाएगा, 2 2 से कटेगा, 2 3 से कटेगा, फिर यहाँ पे 2 5 से भी कट जाएगा, क्लियर है। तो हमारे पास क्या बच गया, एक तो 8 बच गया, बाकी और कुछ नहीं है, और यहाँ पर बेटा 5 बचा है और 3 बचा हुआ, दैट मीन 15, 5 3 15, क्लियर है। अब देखो बेटा
जो ये बेस रेशियो था उससे कितना ज्यादा रेशियो बढ़ रहा है, कितना रेशियो बढ़ रहा है, दैट मीन +7 बढ़ रहा है, तो दैट मीन कितना परसेंटेज बढ़ेगा, दैट मीन 7/8 into 100 परसेंटेज बढ़ जाएगा। अब ये कैसे परसेंटेज कैसे निकालनी है इसको मैंने बताया है बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 1/8 into 100 लिख सकता हूँ। तो 1/8 फ्रैक्शन में है, इसका परसेंटेज कितना होता था, इसका परसेंटेज होता था बेटा 12.5%। इसी 12.5% को अगर मैं मल्टीप्लाई मार दूं 7 से तो ये बन जाता है मेरे पास कौन सा 87.5%। आई होप सो बेटा ये चीज आपको क्लियर होगी। इट मीन अगर इतनी बारी कोई नंबर इंक्रीज या डिक्रीज, इतने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसमें रिजल्टेंट चेंज कितना आएगा, 87.5% का बेटा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कैसे, बेस वैल्यू ये थी, इससे तो बढ़ रहा है ना 15 बढ़ रहा है, तो में कितना बढ़ रहा है 7 रेशियो बढ़ रहा है, तो 7/8 किया तो उसकी परसेंटेज बता दिया कितना रेशियो वो इंक्रीज कर रहा है। आई होप सो बेटा ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी। थोड़ी और इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 20 और 10, देखते हैं 20% को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/5। 10% को कैसे लिख सकता हूँ, 10% को लिख सकता हूँ मैं 1/10। अब यहाँ पे दिया है 20 में मतलब 20% का इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन 5 में 1 का इंक्रीज होगा, इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं 5 में 1 का इंक्रीज तो 6, फिर क्या है 10% का इंक्रीज हो रहा है, 10 में 1 का इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन 10 का 11 बन रहा है। अब कुछ काटता है तो काट लो, लाइक इसको लाइक 2 3 से 2 5 से, और कुछ नहीं करता ना। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25 और ये 3 3 जा 33। कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, ये हो रहा है +8 हो रहा है, आई मीन कितना रेशियो इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा 8/25 into 100। तो मुझे पता है बेटा 25 4 जा 8 4 जा 32, दैट मीन 32% इंक्रीज हो रहा है। बात समझ आई? इट मीन कोई नंबर फर्स्ट 20% इंक्रीज हुआ, फिर 10% इंक्रीज हुआ, तो रिजल्टेंट इंक्रीज कितना आएगा, 32% का आएगा। ठीक, अब बेटा जो मैंने अभी तक आपको ये मेथड सिखाया है ना, ये बहुत बेसिक मेथड है और इससे आप हर तरह की परसेंटेज को सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है, बात समझ आ गई? बट इसमें बेटा कुछ एक एडिशनल एक और मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं जिसको सक्सेसिव केस बोल देते हैं। ठीक है ना, सक्सेसिव केस बेटा बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल मतलब एप्लीकेबल होगा, उसको हम वहां पे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे ये चीज अच्छे से लग पाएगी और कहां पे अच्छे से नहीं लग पाएगी। बेटा जहां पर भी आपको 2 परसेंटेजेस दिए हो, इट मीन पहले लिखा हो फर्स्ट इतने का इंक्रीज हुआ, फिर दूसरा इतने का इंक्रीज हुआ, यहाँ फर्स्ट 20 का इंक्रीज हुआ, फिर 10 का डिक्रीज हुआ, यहाँ पहले 10 का इंक्रीज हुआ, फिर 5 का डिक्रीज हुआ, दैट मीन 2 वैल्यूज गिवन हो। क्लियर है, बात समझ आ गई? और क्या चीज लिखी हो, उसमें ये लिखा हो कि नेट इफेक्ट बताओ कितना हो रहा है, क्या बताओ, नेट इफेक्ट बताओ कितना होगा, ये परसेंटेज या डिक्रीज और इंक्रीज का नेट इफेक्ट बताओ कितना होगा। तो वहां पर बेटा जहां पर भी 2 वैल्यूज दी हो, वहां पे बहुत अच्छे से सक्सेसिव केस को आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये 3 के लिए नहीं यूज कर सकते, 3 के लिए भी यूज कर सकते हो, बट इसका जो फॉर्मूला होगा ना वो इतना बड़ा हो जाएगा, उसको फायदा नहीं है याद करने के लिए। ठीक है ना, इट्स बेटर कि जहां पर भी 3 से ज्यादा वाले आपके पास केसेस आ जाए, वहां पर किसको यूज करो, इसको यूज करो, ये वाला मेथड को यूज करो। इसमें देखो हमने 1 2 3 4 5 परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज को बताया, और बहुत अनइवन से नंबर है। ये अनइवन से नंबर बेटा डायरेक्टली सक्सेसिव केसेस सॉल्व नहीं होते, तो इट्स बेटर कि आप इस वाले तरीके में, या जब भी 3 से मतलब 2 से ज्यादा जब बारी परसेंटेज दी होगी तो ये वाला मेथड यूज करोगे। दूसरा 2% दी होगी, ट्राई करो अगर ये उल्टी पुल्टी वैल्यूज दी हैं, लाइक बहुत खराब सी वैल्यूज दी हैं 37.5 9 1/9 इस तरह की वैल्यूज दी हैं, तो बेटर है आप इसी वाले मेथड को यूज करो जो हमारा बेसिक वाला है। बट हाँ, टाइम बचाने के लिए कभी कभी बेटा ये वाला जो है ना, फॉर एग्जाम्पल 2 ही वैल्यूज दी हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में। बहुत कम टाइम में आप इसको जल्दी जल्दी कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव केस। जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसमें आपको ये चीज अच्छे बारे में, और जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा उसमें अच्छे से समझा दूंगा। अब इसको बेटा सेम यही क्वेश्चन था, मैंने इस वाले मेथड से किया, दूसरे मेथड से भी करते हैं। ठीक है ना, अब फॉर एग्जाम्पल किसी चीज में सक्सेसिव केस जब भी लगाना हो ना, तो मान के चलो उसको हम ऐसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज पहले x% इंक्रीज हो गई तो बेटा वो प्लस में रहेगा, फिर प्लस, फिर क्या प्लस दोबारा से, फिर y% इंक्रीज हो गया तो दैट मीन प्लस हो गया। फिर क्या करना है, दोनों की दोनों वैल्यूज अगर इंक्रीज में है तो उनके साथ क्या लगेगा, प्लस प्लस लगेगा। अगर दोनों की दोनों वैल्यू में से एक बढ़ रही है और एक घट रही है, तब क्या लगेगा, रुको वेट,
मैं यहां से समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में इंक्रीज लिखा है कि डिक्रीज लिखा है। अगर बेटा इंक्रीज लिखा है, क्या लिखा है? इंक्रीज लिखा है, तो दैट मीन आप क्या यूज करोगे? प्लस x% यूज करोगे। अगर लिखा है डिक्रीज, क्या लिखा है? डिक्रीज, क्या यूज करोगे? -x% का यूज करोगे। क्लियर? समझ आ गई ना? सिमिलरली इंक्रीज है तो +y% इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा तो -y% का डिक्रीज होगा। अब सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x% प्लस x% प्लस y% प्लस x। बेटा दोनों के साथ अगर प्लस है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है ना, वो आ जाएगा x%, दैट मीन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई मीन x और y दोनों परसेंटेज में दिए हैं, तो ऐसे लिखोगे x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100। ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बेटा x आपको किस में दिया होगा? आपको परसेंटेज में गिवन होगा। y किस में? y किस में होगा? परसेंटेज में गिवन होगा। अब अगर मेरे पास एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बट अगर एक पॉजिटिव है, लाइक x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो आप इस तरह फॉर्मूला लगाओगे, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना, आई मीन प्लस यहां पे रख लो, ये आ जाएगा प्लस x माइनस वाई अपॉन में 100। तो आपको पता है ये प्लस माइनस करके अल्टीमेटली माइनस ही निकलने वाला है। क्या निकलेगा? x माइनस वाई माइनस ऑफ एक्स वाई अपॉन में 100। तो ये बेटा ये अकॉर्डिंगली आप यूज कर लेना, बट जर्नल फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं। क्लियर है? बात समझ आ गई ना? तो यहां पर बेटा मैं प्लस भी लगा रहा हूं और माइनस भी लगा रहा हूं, दोनों में से जो चीज निकलेगी वैल्यू पुट ऑन करके वो आप इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हो। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें और डिटेल में समझा दूंगा। आपको क्या है, क्वेश्चन में देखना है, अगर इंक्रीज लिखा है तो पॉजिटिव लिखना है, डिक्रीज लिखा है तो नेगेटिव लिखना है। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हो, लाइक ये वाला क्वेश्चन दिया है कि 20% का इंक्रीज हो रहा है, लाइक 20 हो गया, इंक्रीज है तो पॉजिटिव आएगा। 10% का इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 10% आ जाएगा। प्लस दोनों के दोनों प्लस है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन 20 इंटू 10 अपॉन में 100। तो ये कितना हो गया बेटा? 30 प्लस इसका 1 0 काट दो, 2 1 2, तो कितना आ रहा है बेटा? 32% आ रहा है। बेटा सेम क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करने पे थोड़ा सा लंबा लग रहा था, बट यहाँ पे सॉल्व करने पे बिल्कुल ही छोटू सा लग रहा है। ठीक, इट मीन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा आपको कम टाइम में ही आंसर निकाल देगा। बात समझ आई? बट ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, बहुत इसका लिमिटेड, मैं बोलूं लिमिटेड इसका एरिया है जहां पे ये अपना लग सकता है, ठीक है ना। पहली चीज क्या ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल परसेंटेज दी हो। दूसरी चीज क्या, आपके पास दो ही परसेंटेज वैल्यूज गिवन हो, ठीक है ना, और उसको क्या करो, इजीली आप अप्लाई कर लो। बट ध्यान क्या रखना है कि कब इंक्रीज दिया है, अगर इंक्रीज दिया है तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों यूज करोगे, अगर डिक्रीज दिया है एक पॉजिटिव नेगेटिव यूज करोगे। अगर एक लिखा हो 20% का इंक्रीज और 10% का डिक्रीज, तब किस तरह से करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आपको दिया हो, आपके पास 20% का इंक्रीज हो रहा है और 10% का डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे? तब 20 के साथ तो प्लस लगने वाला है, 10 के साथ तो माइनस लगने वाला है, और मुझे पता है इसके साथ नेगेटिव इसके साथ पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस लगेगा, तो साथ में क्या आ जाएगा? 20, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 अपॉन में 100। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये कितना हो गया बेटा आपके पास? 10 तो इनका सॉल्व करके आ गया, -2 यहां से आ गया। ओवरऑल बेटा 8% का ही इंक्रीज होगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? इसी में ना एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा अगर मेरे पास दिया हुआ है 5% का इंक्रीज, मैं दोनों मेथड से दिखाऊंगा। 5% का इंक्रीज का कहने का मतलब 5% दैट मीन 1/20, ठीक, फ्रैक्शन में लिख रहा हूं। 4% को फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना होगा? 1/25। क्वेश्चन में लिखा है 5% का इंक्रीज, दैट मीन 20 में 1 का इंक्रीज, दैट मीन 20 से 1 का इंक्रीज, दैट मीन 21। 25 में 1 का इंक्रीज, दैट मीन 25 से 1 का इंक्रीज, दैट मीन 26। फिर क्या करना है? इधर कटता है तो काट लो, वरना इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर मैं काटने के बजाय सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 500। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 21 26, तो ये कितना हो जाएगा? 6 12 14 14 546, कितना? 546। अब यहां पर बेटा कितने का इंक्रीज हो रहा है?
+46 का इंक्रीज हो रहा है। तो इसको अगर परसेंटेज में लिख दूं 46 अपॉन में 500 इंटू 100, यहां से ये दो कट जाएगा और मुझे पता है 5 9 जा 45 होता है, ठीक है ना, और कितना आ जाएगा ये 9 1/5 आ जाएगा। क्लियर है? 5 9 1/5 आ जाएगा। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 9.2 लिख सकता हूँ। दैट मीन 9.2% का ओवरऑल इंक्रीज होगा। क्लियर है? बात समझ आ गई? ये हो गया बेसिक वाला मेथड। ये रामबाण है, हर जगह लगेगा। कोई परसेंटेज सिंपल हो खराब हो हर जगह लगेगा, बट बहुत स्पेसिफिक केसेस में सक्सेसिव रूल का बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, बट वो हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कहां पे मुझे कौन सा वाला मेथड कब मुझे लगाना है। अब इसी क्वेश्चन को बेटा मैं सक्सेसिव केस से भी करवा देता हूं। इससे सक्सेसिव मेथड से सीखो कैसे। अगर मेरे पास 5 का इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन +5 लिखूंगा उसको। 4% का इंक्रीज हो रहा है दैट मीन इसको भी +5 ही लिखूंगा, +4 लिखूंगा। दैट मीन मेरे पास क्या आ जाएगा 5 + 4 + 5 4 20 अपॉन में 100। दैट मीन 5 × 4 करेंगे ना, दैट मीन 5 × 4 यहाँ पे क्या होता था x + y + xy अपॉन में 100, ठीक है ना। तो ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा, इसको करूंगी तो 9 आ जाएगा, प्लस इसका करूंगा तो ये 0.2 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 9.2 इंक्रीज। सेम क्वेश्चन दोनों मेथड से मैंने करके दिखा दिया, दोनों के दोनों आपको आने चाहिए। क्लियर है? समझ आ गई ना। बट ध्यान रखना सक्सेसिव हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना, बट आना चाहिए। जहां पे एप्लीकेबल होगा हम जरूर लगाएंगे, सो दैट अपने टाइम को बचा सके। क्लियर है? आई थिंक सो ये भी क्लियर होगा। अब बेटा इसी का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, इसको भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख लो। इस क्वेश्चन को भी मैं दोनों तरीकों से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। पहले नॉर्मल वाला तरीका दिखा रहा हूं। लाइक 30% का इंक्रीज का कहने का मतलब बेटा 30%, अब आपको पता होना चाहिए 30% को मैं डायरेक्टली बेटा ऐसे लिख सकता हूं ना, 30% को मैं डायरेक्टली बेटा 3/10 लिख सकता हूं। तो दैट मीन फर्स्ट क्या दिया है 30% का इंक्रीज, दैट मीन 10 से 3 का इंक्रीज हो रहा है। फिर दूसरे में क्या दिया है 30% का डिक्रीज, दैट मीन 10 से 3 का डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर क्या करना है, आइदर अगर ये कटते हैं तो काट दो, मतलब लाइक आपस में ये कटेंगे तो काट लो, या तो फिर मल्टीप्लाई करवा लो जो बचेगा। तो ये कितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है 100, ये कितना आ रहा है 7 3 21, 7 8 9 91। ओवरऑल बेटा कितने का डिक्रीज हो रहा है 9 का डिक्रीज हो रहा है। देयरफॉर 9 अपॉन में 100 इंटू 100। बेटा हमेशा जो डिक्रीज होता है वो, और जो बेस वैल्यू होता है वो, जो डिक्रीज हो रहा है उसको ऊपर लिख रहे हैं, जो इंक्रीज हो रहा है ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना। जो बेस वैल्यू उसके नीचे लिख रहे हैं। ये कटेगा तो कितने का डिक्रीज हो गया, लगभग 9% का उसमें डिक्रीज आ गया। क्लियर है क्वेश्चन? सक्सेसिव से देख लो तो क्या आ जाएगा, देखो जरा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट मीन 30 - 30 दैट मीन +x - y। फिर यहां पर क्या होगा +x - y, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, दैट मीन कितना हो जाएगा 30 × 30 अपॉन में 100। दैट मीन 100 का 1 0 काट दो, यहाँ पे हो गया -9। इसमें से बेटा चेक करेंगे ये दोनों तो कट जाएंगे, देयरफॉर -9 डायरेक्ट वैल्यू आ गई कि 9% का आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है डिक्रीज, ठीक है ना। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है डिक्रीज शो कर रहा है। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। दैट मीन यहां से भी आप 9% का डिक्रीज, वहां से भी 9% का डिक्रीज, दोनों चीजों को दोनों मेथड को मैंने निकालना सिखा दिया। आई होप सो बेटा इतनी प्रैक्टिस आपको अच्छे से होगी। प्रोसीड करते हैं बेटा अब अपने न्यूमेरिकल से। क्लियर है? अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे। डन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। बेटा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ एन आइटम बाय 37.5% डिक्रीज इन प्राइस एंड 71.4% इंक्रीज इन कंजप्शन। अब बेटा ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में से पहला टाइप मैं बता रहा हूं जिसमें क्या है आपके पास प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। ये आ गया बेटा फर्स्ट टाइप, जहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे,
ठीक है ना। तो ये वाला आपको एक टाइप दिख जाएगी जहां पे प्राइस दिया होगा, कंजप्शन दिया होगा और दिखाया होगा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक मान के चलो, मेरे पास कोई आलू ले रहा हूं मैं, आलू, ठीक है ना। मेरे आलू की बेटा प्राइस कितनी है, प्राइस मान के चलो मेरा है यहाँ पे 20 रुपीज पर केजी है। कितना केजी ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे 2 केजीज ले लिया, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेरे पास कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया मेरा 40 रुपीज। बात समझ आ गई। इसी तरह से अगर मैं प्राइस को 10%, अगर मान के चलो मैं बोलता हूं कि मैं बाजार गया, इस महीने जब बाजार गया तो प्राइस क्या था 20 रुपए, मतलब लाइक आज मैं गया, प्राइस क्या था 20 रुपए था, तो जाके मैं 2 केजी लेके आ गया, मेरे पास 40 रुपए थे, मैं 2 केजी लेके आ गया। अगले दिन गया, अगले दिन स्टिल मेरे पास 40 रुपए ही है, मैं 40 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं सकता। अब क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट डे क्या हो गया, लाइक ये डे 1 है और ये डे 2 है। डे 2 क्या हो गया बेटा, प्राइस डिक्रीज हो गया, लाइक 20 से मैं बोलता हूं 10 आ गया, सस्ते हो गए आलू। अब मेरे पास क्या है, मुझे तो खर्चने कितने हैं, 40 रुपए खर्चने, 40 रुपए खर्चने, तो इट मीन मेरे पास कंजप्शन अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली बात, जब प्राइस कम हो रहा है कंजप्शन मेरे पास अपने आप ही बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो मैंने उतना ही करना है ना, खर्चा तो मैंने उतना ही करना है। दैट मीन यही 10 रुपए की मैं कितने ले लूंगा, 4 केजी आलू ले लूंगा। क्लियर है। तो बेटा क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर आपका एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है और प्राइस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, बताओ जो ये कंजप्शन है ना, तो ये कितना परसेंट इंक्रीज हो, ये क्वेश्चन आ सकता है। बात समझ आ गई। इसी तरह से अगर कोई चीज थी, मैं पहले उसको 4 केजी ले पा रहा था किसी प्राइस पे, आज मैं सिर्फ उसको 2 ही केजी ले पा रहा हूं, इट मीन मेरा क्या है, उसका प्राइस बढ़ गया होगा, तभी तो मैं कम ले पा रहा हूं ना। इसीलिए मुझे बताएंगे उसका प्राइस बताओ पहले कितना था। समझ आ गई ना। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन दिया जा सकता है इस वाले कॉन्सेप्ट पे। इस कॉन्सेप्ट का नाम दिमाग में रखना कि ये क्या है, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है। क्लियर है, समझ आ गया। अब इसको बेटा यूटिलाइज कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना होता है इन तरह के क्वेश्चन को, इसको समझो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल बी द चेंज इन एक्सपेंडिचर, व्हाट विल बी द चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑफ एन आइटम बाय 37% डिक्रीज इन प्राइस। बेटा 2 क्वांटिटीज हैं, दैट मीन मेरे पास क्या है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। बोल रहा है इस प्राइस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 37% में, 37.5% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कंजप्शन जो है ना, और कंजप्शन जो है वो 71.42% इंक्रीज हो गई है। कंजप्शन कितनी हो गई है, 71.42% इंक्रीज हो गई। खुद बताओ बेटा, खुद बताओ मेरे पास अगर, अच्छा बेटा एक चीज ध्यान में रखना कि ये 71.42% थोड़ी अलग सी है ना, एक अलग सी है। अब कुछ याद करो बेटा, जो जितनी भी मैंने फैमिलीज पढ़ाई थी ना, मैंने आपको लर्न करने को बोला था, ये वाली फैमिली आपने कहीं ना कहीं देखी है, ये वाली परसेंटेज किसी ना किसी फैमिली में देखी है, ठीक है ना। 71.42 बेटा किस वाले में देखी है 71.42, मैं भी याद कराता हूं। मैंने एक नंबर बताया था 142857 वाला, ठीक, जहां पर बेटा 7142 निकल के आएगा, दैट मीन ये कौन सा है, 5/7 रेशियो वाला है। क्लियर है। तो दैट मीन मेरे पास 71.42 किस रेशियो के इक्वल होगा, 5/7 रेशियो के इक्वल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए, बहुत, अगर बेटा पता नहीं होगा ना, आप सिंपली डायरेक्टली इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, वो भी मेंस का क्वेश्चन है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे कितना दिया है, 37.5% दिया है, तो 37.5% को बेटा पहले तो मुझे रेशियो में लिखना आना चाहिए। तो क्या लिख सकता हूं, मेरे पास रेशियो में लिखूं तो ये मेरे पास कितना है बेटा, 3/8 रेशियो है। ये मेरे पास कितना रेशियो है, अभी मैंने बताया ये है 5/7 रेशियो। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे रेशियो लिखना इसमें आ जाना चाहिए। अब ध्यान से समझो बेटा, इस चीज को यहां पे रख कर देता हूं। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको पता चल गई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, प्राइस, कंजप्शन। प्राइस बेटा मेरे पास डिक्रीज हो रहा है 37, दैट मीन 8 में 3 का डिक्रीज करना है। दैट मीन पहले ये 8 था, अब 3 का डिक्रीज करके कितना हो गया, 5 रह गया। कंजप्शन इतना परसेंट इंक्रीज हो रही है, दैट मीन 7 से 5 इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन 7 में 5 इंक्रीज करेंगे तो बेटा कितना हो रहा है,
12 और। क्लियर है? अब इन दोनों का ही मल्टीपल किसके इक्वल है बेटा? एक्सपेंडिचर के। तो वही मुझे चीज निकालनी थी, वही चीज मुझे निकालनी थी। दैट मीन अगर मैं चेक करूं यहाँ पे कुछ करता है क्या? हाँ बिल्कुल करता है। 4 2 से, 4 3 से, और कुछ नहीं करता। बाकी कर दो मल्टीप्लाई। 7 2 जा 14, यहाँ पे 5 3 जा 15। दैट मीन एक्सपेंडिचर 14 से 15 हो गया ना, दैट मीन इंक्रीज हो गया। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया बेटा? +1 इंक्रीज हो गया। अब इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? जितना इंक्रीज हो गया उसको ऊपर लिख लो, जो इसकी बेस वैल्यू थी उसको लिखो, इनटू 100 मार दो। अब 1/14 रेशियो का परसेंटेज में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है फैमिलीज में। इसकी वैल्यू बेटा डायरेक्टली 7.14% होती है। अगर नहीं पता होगी ना बेटा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी यहां पर अटक जाओगे। इसीलिए बोला था कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, सो दैट पेपर में टाइम बचा सके। क्लियर है? समझ आ गई? नाउ इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप सो बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि अगर मुझे बताना है एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज हुआ, तो एक्सपेंडिचर मेरा इंक्रीज हो गया कितने परसेंट? वो हो गया 7.14% मेरा इंक्रीज हो गया। आई होप सो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राइस ऑफ द सॉल्ट डिक्रीजेस बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। अब बेटा मेरे पास एक्सपेंडिचर क्या है? सेम है। एक्सपेंडिचर मेरा सेम है, मुझे पता है प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया। अगर मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो मुझे पता है प्राइस विल बी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/c। ठीक है ना बेटा? जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा हो जाएगा किसका? कंजप्शन का रेशियो। क्लियर? जितना प्राइस इंक्रीज होगा उतना ही कंजप्शन कहीं डिक्रीज हुआ होगा। बात समझ आ गई? इट मीन अगर क्वेश्चन में मुझे लिखा है कि प्राइस कितना डिक्रीज है, प्राइस है मेरे पास, प्राइस हो रहा है 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो प्राइस मेरे पास बेटा 20% होता है 1/5। दैट मीन 5 में 1 का डिक्रीज हो रहा है। तो प्राइस की अगर मैं रेशियो लिखूं वो क्या आ जाएगा? 5 में से अगर 1 का डिक्रीज हो रहा है तो वो 4 आ रही है। तो एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखने के लिए कंजप्शन क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, आई मीन 4:5 हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब मैं बोलूं कंजप्शन मेरा कितना इंक्रीज हो गया? वो +1 इंक्रीज हो गया। दैट मीन क्या लिखेंगे? 1/4 इंटू 100, और 1/4 मुझे परसेंटेज पता है कितनी होती है? 25% होती है। तो दैट मीन मुझे कंजप्शन अपनी कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी? 25% इंक्रीज करनी पड़ेगी। आई होप सो बेटा ये चीज आपको समझ आ गई। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि अगर मेरा एक्सपेंडिचर सेम हो तो मेरे पास प्राइस और कंजप्शन का रेशियो जो होता है ना वो क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। समझ आ गया ना? इस तरह करोगे इजीली आपका क्वेश्चन निकल आएगा, 2 मिनट में निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड्स में निकल के आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा आपके पास इसी पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 16.33%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज्ड? कंजप्शन को क्या करना है बेटा? डिक्रीज करना है, और प्राइस क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द पेट्रोल रिमेन सेम। दोबारा से बेटा वही वाला कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? एक्सपेंडिचर क्या है आपका? कांस्टेंट है या सेम है? मुझे पता है प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर ये चीज मेरी कांस्टेंट हो गई तो प्राइस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। अब प्राइस का जो रेशियो होगा कंजप्शन का उसी का उल्टा होगा। अब प्राइस क्या बोला हुआ है? 1/3% इंक्रीज हो गया। आई मीन प्राइस 16.33% इंक्रीज हो गया। अब बेटा पहली चीज तो ये यहीं पे अगर आपने वो डे 1 वाली क्लास नहीं पढ़ी होगी ना तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा 16.33% पता नहीं कौन सी बला है, आप क्वेश्चन देखते छोड़ दोगे। हालांकि ये 2 लाइन का आंसर है बेटा। 16.33% की अगर मैं बात करूं ये वही है 16 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है ना? 16 1/3, सॉरी बेटा क्वेश्चन में मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा। ये 16.66 होना चाहिए, 16.66 होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है ना? तो दैट भी नहीं हो गया मेरे पास 16.66
ये कितना है 16.66%। अब बेटा 16.66% आपके पास कितना होता है, ये होता है बेटा आपके पास 16 2/3%, और इसी को हम लिख देते हैं बेटा कितना 1/6 फ्रैक्शन में। तो इट मीन प्राइस का फ्रैक्शन में लिख दिया, इट मीन जो प्राइस है वो 6 से 1 का इंक्रीज हो रहा है, आई मीन वो 6 से 7 बन रहा है। तो कंजप्शन जो होगी ना वो इसका उल्टा हो जाएगी, वो 7 से 6 होनी चाहिए। बेटा अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है मुझे कंजप्शन को कम करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। पेट्रोल महंगा हो रहा है, ऑब्वियसली बात है मैं फिर कम इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मेरे पास खर्चा करने के लिए पैसे ही उतने हैं। तो इट मीन बेटा मेरे पास कंजप्शन क्या हो जाएगा, उल्टा रेशियो हो जाएगा 7:6। अब देखो कंजप्शन मेरे पास कितने से कम हो रही है, 1 से कम हो रही है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 1/7 × 100, दैट मीन मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.28% आ जाएगी। और वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज, बिल्कुल वो डिक्रीज होगी। आई मीन कंजप्शन मुझे कितनी डिक्रीज करनी पड़ेगी, मुझे डिक्रीज करनी पड़ेगी 14.28% डिक्रीज करनी पड़ेगी। आई होप सो बेटा ये प्राइस कंजप्शन वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट बेटा इसी में है, इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज। बेटा ये क्वेश्चन आई थिंक सो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या लिखा है, ए पर्सन इंक्रीजेस हिज कंजप्शन बाय 42%। बेटा देखना कंजप्शन जो है वो आपकी 42.85% इंक्रीज हो गई, हाँ इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, इंक्रीज हो गई। बेटा अगर इंक्रीज हो गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल 42.25% को बेटा अगर मैं कन्वर्ट करना सीखूं तो ये मेरे पास कहाँ पे है बेटा 0.142857, 1/7 वाली फैमिली 4285, दैट मीन मेरे पास 3/7 का फ्रैक्शन में इसको मैं लिख सकता हूं। दैट मीन ये इस परसेंटेज को मैं इस फ्रैक्शन में लिख सकता हूं। क्वेश्चन में लिखा है अगर कंजप्शन इतनी इंक्रीज हो रही है तो प्राइस को कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट मेरे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इफ द कॉस्ट, हाँ बढ़िया, कॉस्ट मतलब उसका बेटा एक्सपेंडिचर, इफ द कॉस्ट ऑफ दैट पर्सन इज अनचेंज्ड, दैट मीन बेटा सिंपली वही वाला कॉन्सेप्ट है, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन रहेगा, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर क्या है कांस्टेंट है। क्वेश्चन में अब कंजप्शन की वैल्यू दी है, मुझे क्या दिखानी है, मुझे बताना है आपका पेट्रोल का प्राइस बताना है, ठीक है ना, प्राइस बताना है। तो मुझे पता है कंजप्शन, मुझे पता है जो कंजप्शन है वो 3 से 7 हो गया, बढ़ गया। बेटा अगर कंजप्शन बढ़ गया होगा मुझे खुद बताओ प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये 7 से 10 हो गया, 3 का इंक्रीज हो गया। बेटा ऑब्वियसली बात कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, दैट मीन प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात इनका रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा, 10:7 होगा। उल्टा क्यों रेशियो होगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास कॉस्ट जो थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी, क्या थी, कॉस्ट मेरी कांस्टेंट थी। तो दैट मीन बेटा मेरे पास प्राइस कितना हो रहा है 10 से 7 हो रहा है, दैट मीन 3 की कमी हो रही है, दैट मीन -3। परसेंटेज में कितने बोलूं, परसेंटेज में बोलूं तो क्या हो जाएगा 3/10 × 100, दैट मीन काटेंगे तो दैट मीन कितना 30% का बेटा क्या हो रहा है, कमी हो रही है कि बढ़ रहा है, दैट मीन ऑब्वियसली कमी हो रही है। दैट मीन मेरे पास x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू कितनी निकली मेरी 30 निकल गई, ठीक है ना, x क्या मेरा निकल गया 30 निकल गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आई थिंक आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा एक बार 6 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ द कंजप्शन ऑफ ए शुगर, इफ द कंजप्शन ऑफ शुगर ऑफ ए फैमिली, इफ द कंजप्शन ऑफ शुगर ऑफ ए फैमिली इंक्रीजेस बाय इतना, इट मीन बेटा कंजप्शन कितनी इंक्रीज हो गई है, कंजप्शन इंक्रीज हो गई है 6.66%। बेटा 6.66% आपके पास 6, बेटा ये 6.66% नहीं होगी, आई थिंक सो ये 16.66% होना चाहिए, कोई बात नहीं चेक कर लेते हैं। बेटा 6 2/3, दैट मीन 6 3 18 प्लस 2/3, दैट मीन ये कितना है 20/3, दैट मीन इसको परसेंटेज में करेंगे, सॉरी इसको अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 3 1/15। ओके फाइन कोई बात नहीं। बेटा यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये 6.66 दी है तो इसको मैंने कन्वर्ट करना भी सीख लिया। अच्छा आप भी देख लो बेटा एक क्वेश्चन ये भी देख लो, ये भी अच्छा है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास कंजप्शन की वैल्यू कितनी दी है, वो बोला है कि कंजप्शन इंक्रीज हो गई है 66.66% इंक्रीज हो गई है, क्लियर, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 16.2%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। मेरे पास एक्सपेंडिचर बेटा कितना चेंज हो गया, वो हो गया 14.28% चेंज हो गया, ठीक है ना, इंक्रीज हो गया, सॉरी इंक्रीज हो गया। तो मुझे प्राइस में बताना बेटा कितना फर्क आ गया। क्वेश्चन किस चीज का है, किस कॉन्सेप्ट पे, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर।
ये क्वेश्चन है। क्लियर है, बात समझ आ गई? अब ध्यान से समझना बेटा, कंजप्शन जो है वो 16.66% इंक्रीज हुआ है। इट मीन बेटा इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं, ये 62/3% हुआ। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूं, ये हो गया 6 3 18 प्लस 2, दैट मीन 20/3% हो गया। फ्रैक्शन में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है किससे, 100 से। दैट मीन ये कटा, ये आ गया 5, दैट मीन इसकी वैल्यू कितनी है, 1/15। दैट मीन आपके पास फ्रैक्शन कितना दिया है, 1/15 दिया है, और जिसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, 15 में 1 का इंक्रीज हो रहा है। बात समझ आ गई? दैट मीन जो मेरे पास कंजप्शन थी, मेरे पास जो कंजप्शन थी वो मेरे पास 15 से 16 हो रही है, और प्राइस मुझे नहीं पता मुझे कितनी है, तो मैं एक्स और वाई ले लेता हूं। मुझे पता है इन दोनों से क्या निकल के आती है, मेरे पास एक्सपेंडिचर निकल के आता है, इन दोनों से एक्सपेंडिचर निकल के आता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर इनकी मल्टीप्लिकेशन एक्सपेंडिचर निकल के आता है। अब एक्सपेंडिचर दिया है बेटा 14.28%, ये मुझे पता है ये 1/7 के इक्वल होता है। इंक्रीज बोला हुआ है, दैट मीन 7 में 1 का इंक्रीज होगा, दैट मीन 7 से 1 का इंक्रीज होगा, दैट मीन 7 से वो 8 बन रहा है। क्लियर है? अब बात समझ आ गई इतनी? अब बेटा ध्यान से समझना, प्राइस की मुझे वैल्यू निकालनी है, कंजप्शन का मुझे मैंने रेशियो में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसको तो हम यहीं पे रखेंगे, ये वाली चीज मल्टीप्लाई चली जाएगी वहां पर, इसको तो यहीं पे रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वाली चीज मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे। बात समझ आ गई? तो दैट मीन इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा x और y, ये जो p का रेशियो है, ये x और y, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 7 × 16, और किसके इक्वल, दैट मीन 15, 8 × 15। अब कुछ कट करो, कटता है तो बेटा 8 2 16, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 14 और ये हो गया 15। दैट मीन जो प्राइस है वो 14 से 15 हो रहा है। दैट मीन प्राइस अगर 14 से बेटा 15 हो जाएगा, कितने का इंक्रीज होगा, +1 का। तो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, 1/14 × 100। दैट मीन मेरे पास कितने का इंक्रीज हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं है, क्लियर है? हाँ क्लियर है। दैट मीन कितने का इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है बेटा 14.28% का ही इंक्रीज आ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 14.28% का इंक्रीज आ रहा है, किसमें, प्राइस में। तो प्राइस ऑफ शुगर कितना इंक्रीज हो जाएगा, 14.28% इंक्रीज हो जाएगा। आई होप सो बेटा ये वाला चीज, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस तरह से करना था मैंने बता दिया बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, ऑब्वियसली बात, मल्टीप्लीकेशन करके इक्वल टू के उधर, जब भी उधर जाएगा ना, इसका रेशियो उधर चला जाएगा, ऊपर वाले का नीचे हो जाएगा। सिंपल वही किया मैंने, 15 को उधर किया, 16 को इधर किया, सो दैट मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकूं। आई होप सो ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड, बेटा 28.57, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, हाउ मच शुड इट कंजप्शन बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड बाय ओनली 4.76%। बेटा जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी पे उसी की टाइप की तरह ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, दैट मीन प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है। उसने बोल दिया प्राइस को मैंने इस तरह से रिड्यूस किया कि मेरे पास ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना हो जाए, कि मेरे पास 4.76% एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाए। दैट मीन यहाँ पे लिख लो बेटा प्राइस कितना है, 28.57% इंक्रीज। बेटा 28.57%, अब बेटा मैं बार बार लिखूंगा नहीं इसको, कुछ चीजें याद रखना। 28.57% बेटा आपके पास 2/7 हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन 2 से 7 में 2 का इंक्रीज हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा। दैट मीन प्राइस की अगर मैं वैल्यू लिखूं वो 7 से 9 रेशियो में चेंज हो जाएगी। अब मुझे क्या है, मुझे कंजप्शन निकालनी है, कंजप्शन कितना इंक्रीज होगा मुझे निकालना है। एक्सपेंडिचर बेटा दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड हुआ है 4.76%। बेटा 4.76% अगर आप देखोगे ना, ये 1/21% होता है। आप बोलोगे सर कैसे निकाला, बेटा इसका याद करना मैंने आपको तरीका मतलब याद करके पूरा पीछे सिखाया है, बाकी कन्वर्जन आपको इजीली आनी चाहिए। हर चीज को बार बार कन्वर्ट करना नहीं है, जरूरी नहीं है, उन चीजों को बार बार याद रख के भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, समझ आ गई ना। तो ये कुछ बेसिक चीजें जिनको याद रखना है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और परसेंटेज थी वो मैंने सारी आपको लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में क्लियर करवा चुका हूं। बेटा 4.76 आपके पास 1/21% होती है, क्लियर है, बात समझ आ गई। इसके बाद दैट मीन मेरे पास इसमें इतने का डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन 21 में 1 का डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन मुझे पता है ये कंजप्शन है, ये x ये y, इधर एक्सपेंडिचर आ गया, एक्सपेंडिचर बेटा 20 से 21 हो रहा है, 21 से 1 डिक्रीज हो रहा है, तो वो 21 से 20 हो जाएगा, क्लियर है।
नाउ मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, 7 वहां मल्टीप्लाई करेगा, 9 यहां मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन एक्सपेंडिचर जो सॉरी जो ये x और y का रेशियो है ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 21 into 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 into 7। बेटा 7 से काटूंगा 3 को 21 को, 7 3 21 और कुछ करता है नहीं करता है, 9 2 18 और यहाँ पे कितना है 20। तो देयरफॉर बेटा ये जो रेशियो था ये किसका था, कंजप्शन का रेशियो था ना, तो कंजप्शन बेटा 18 से 20 हो रहा है, दैट मीन +2 जा रहा है, +2 जा रहा है, दैट मीन अगर परसेंटेज में बोलूं 2/18 into 100, दैट मीन 2 1 2 9 दैट मीन 1/9 into 100, दैट मीन कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा बेटा, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 1.11%, दैट मीन 11.11% एक्सपेंडिचर या कंजप्शन इंक्रीज होगा, तभी जाके मेरा एक्सपेंडिचर कितना रिड्यूस हो जाएगा 4.76% हो जाएगा। आई होप सो बेटा ये प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, जितने भी टाइप के बनते हैं पॉसिबल होते हैं, मैंने सब आपको लगभग 6 क्वेश्चन में आपको मैंने इसमें क्लियर करवाया हुआ है, क्लियर है। एक सेकेंड, अब बेटा ये एक क्वेश्चन नंबर, ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आप इसकी एक काम करो, जरा स्क्रीनशॉट लेके रखो, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ठीक है ना, सेम प्रोसीजर से, क्योंकि इसमें क्या है 20% डिक्रीज इन प्राइस। बेटा अगर प्राइस कम होगा ऑब्वियसली बात सेल इंक्रीज हो जाएगी, सेल इंक्रीज हो जाएगी ना, तो मेरे पास क्या निकालना है, अच्छा प्राइस कम हो रहा है सेल इंक्रीज हो रही है, तो मुझे बताओ इनकम कितना। बेटा सेम वही क्वेश्चन है उसी तरह का, प्राइस इनटू सेल्स इज इक्वल टू बेटा इनकम के इक्वल है, ठीक है ना। आप कितना कमाओगे वो डिपेंड करेगा कि कोई चीज की प्राइस कितनी थी और आपको उसने कितनी अमाउंट आपने सेल किया। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी इनकम कितनी हो निकालेगा कि प्राइस कितना परसेंट आपने इंक्रीज किया, कितना परसेंट सेल हुई और आपके पास इनकम क्या आएगी। सेम वही प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम वैसे लगेगा। आपको क्या करना है, पहले प्राइस में 20% का इंक्रीज करना है, फिर उसमें सेल में 40% का इंक्रीज करना है, बाद में रिजल्टेंट आपको इंक्रीज चेक करना है। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो हमारी क्लास आने वाली है उसमें इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, तब अपना आंसर मैच आउट कर लेना। बाकी जिन्होंने किया होगा वो नीचे कमेंट में इसके आंसर कर सकते हैं। अभी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें करने हैं, अभी 7 पे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ऑलमोस्ट मैंने 10 क्वेश्चन इसी एक ही तरह के टॉपिक पे लाए हुए हैं, सो दैट आपका इस पे अच्छे से कमांड बन जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी फोटोग्राफ ले लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा इसकी भी फोटोग्राफ लेके रख लो, लाइक स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसको भी सॉल्व कर लेना, आंसर निकल गया तो कमेंट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 इसको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में बेटा जो थोड़ा सा ना एडिशनल चीज है, बस एक पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा बताना है, आप इजीली उसको भी कर पाओगे, बट अभी के लिए आप उसको खुद ट्राई करना, नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट क्लास में तो मैंने करवाना ही है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है ये, इसको भी ट्राई कर लेना, ये भी लास्ट के बेटा 8, 9, 10 सिमिलर कॉन्सेप्ट पे है वो प्राइस कंजप्शन पे ही, बट उनमें क्या है थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देनी है, बट अगर पॉसिबल हो सकता है तो ट्राई कर लेना, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आई होप सो बेटा ये पूरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप परसेंटेज बेटा जितना पढ़ा है अच्छे से प्रिपेयर करना। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस कुछ करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और बहुत सारे जो हमारी टाइप्स हैं उनको भी हमें अभी सॉल्व आउट करना है। आई होप सो लेक्चर अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा है लेक्चर को क्या करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बाकी हमारी ऐप को डाउनलोड करो। ये बाकी सारे बेटा अभी तो मैं स्टार्टिंग में जो भी वीडियोस हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, बट इन फ्यूचर जितने भी लेक्चर्स होंगे ये सारे के सारे आपको अवेलेबल आपकी ऐप पे ही होंगे। और इन सेम वे अगर आपको बाकी सब जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उनकी भी अगर आपको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है, सारे के सारे आपको हमारी ऐप पर ही मिलेंगे और हमारे इवन नोट्स भी हमारे ऐप पे ही मिलेंगे। सो आपको ऐप को डाउनलोड करना है। आपका ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाओ, सेपरेटली प्लस PLUS और फिर A+ स्टडीज को सर्च करना, STUDIES सर्च करोगे तो बेटा आपके पास हमारा लोगो आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना, वहां पे अपडेट रहोगे, आपको जो भी चीजें हम वहां पे डालते रहेंगे आपके बारे में अपडेट रहते रहोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय एंड सलाम।